प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखो बेटा, जो अपना पिछला चैप्टर था उसमें हम लोग बार बार एक बात बोल रहे थे कि सर यहाँ कोई एक ऐसी चीज है जो क्या होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगी, जिसको हमने बार बार कहा था जीन, डीएनए या क्रोमोसोम। हाँ, मतलब हमने उसको बहुत से नाम दिए थे, ठीक है, कि सर कोई लक्षण है, वो सब क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे। अब हमें इस चैप्टर में यही बात करनी है कि वो जो लक्षण है, वो जो डीएनए है, वो जो क्रोमोसोम है, वो जो जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और वो केमिकली या रासायनिक रूप से कैसा होता है। देखो, जो हमारा जो सब्सटेंस है जो ट्रांसफर होगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसे हम कहने वाले क्या, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा दो टाइप का। पहला कौन सा होगा, डीएनए, और दूसरा आरएनए, ठीक है। पहला कौन सा होगा, आपका डीएनए होगा। अब देखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा कौन सा आपका, आरएनए, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। ये इसकी होगी बेटा फुल फॉर्म होगी, ठीक है, आरएनए की। तो ये दो आपके पास में क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है जो मेनली पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से भी जो अधिकांश जीव है उनका आनुवंशिक पदार्थ होगा डीएनए, मतलब मैक्सिमम का जो है यही होगा। लेकिन फिर भी कुछ का, सम ऑफ देम हैव, कुछ जीवों का आनुवंशिक पदार्थ केवल होता है आरएनए। अच्छा बेटा, अब हम ये पूछते हैं कि सर वो जो कुछ जीव है वो कौन कौन से हैं। मैं अगर हम देखें, एक तब क्या होगा, टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस। एक तो इसमें क्या होगा, आपका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होने वाला है बेटा, आरएनए। और अगर हम बात करें ह्यूमंस की, इंसानों की, तो इनमें क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। मतलब आनुवंशिक पदार्थ हम कह सकते हैं वो चीज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मेनली बात सिर्फ और सिर्फ किसी करनी है, हमें सर यहाँ बात करनी है केवल केवल डीएनए की, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं कि सर डीएनए की सबसे पहले खोज किसने की, सबसे पहले डिस्कवरी किसने की। तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, फ्रेडरिक मिशर, एफ मिशर। इन्होंने 1869 में जब का न्यूक्लियस या केंद्रक है, इसमें एक अम्लीय पदार्थ की प्रकृति वाला, देखो ये आपका क्या है बेटा, न्यूक्लियस या केंद्रक है। अब इस केंद्रक में इन्होंने एक चीज को देखा जिसकी प्रकृति कैसी थी, अम्लीय, ऑफ एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति का था ये। इस चीज की या इस पदार्थ की प्रकृति कैसी थी, अम्लीय प्रकृति थी। इसको इन्होंने सबसे पहली बार 1869 में ऑब्जर्व किया और इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। मतलब से जो आपका डीएनए है इसका पहले नाम क्या था, न्यूक्लिन था, और फिर इसका नाम चेंज होकर क्या बना, डीएनए बना, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली सर डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, ठीक है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्टली बात करेंगे कि सर जो आपका डीएनए है उसकी रासायनिक संरचना क्या क्या होने वाली है। तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले किस बारे में, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, या फिर डीएनए की रासायनिक संरचना कैसी क्या होगी, आज हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहली बात, जो हमारा डीएनए है ये तीन चीज से मिलके बनेगा। जो आपका डीएनए है ये, इसके तीन पार्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होगा नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा बेटा इसमें होगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप या समूह। यहाँ क्या होगा, फॉस्फेट समूह। और बेटा एक यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ क्या होगी, पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा यहाँ पे उससे मेन चीज है, ठीक है। अब हमें
इन तीनों को 1 बाय 1 सीक्वेंस से समझना है कि नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, पेंटोस शुगर क्या होगी और फॉस्फेट समूह क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले हेडिंग नंबर क्या डाली है, नाइट्रोजन क्षार। तो देखो पहले हम लोग बात करने वाले किससे, नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजनी क्षार से हम लोग इसके शुरुआत करने वाले हैं। देखो जैसे आपको नाम में दिख रहा है, ऐसे क्षार जिनमें क्या हो, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन समूह उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नाइट्रोजनी क्षार। और ये मेनली क्या होंगे, ये होंगे दो प्रकार के। बेटा क्या होंगे, ये होंगे दो प्रकार के। पहला भाग क्या होगा आपका, प्यूरिन, पहला भाग हो गया प्यूरिन, और वहीं आपको दूसरा भाग क्या होगा, पिरिमिडिन। ये आपके दो पार्ट हो गए, पहला है प्यूरिन और दूसरा है पिरिडिन। देखो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये हैं हमारे इनके टाइप्स। सिर्फ प्यूरिन तो कौन कौन से होंगे, एडेनिन और गुआनिन। वहीं जो आपका पिरिमिडिन है वो कौन सा होगा, थाइमिन और साइटोसिन। ये दो दो प्यूरिन है और दो पिरिमिडिन है जो केवल किसमें उपस्थित होंगे, डीएनए में। और अगर हम लोग यहाँ बात कर ले किसकी, आरएनए की, तो आरएनए में एक अलग चीज, इसका नाम क्या होगा, यूरेसिल। यहाँ पे थाइमिन ना होके केवल क्या होगा, यूरेसिल इन आरएनए। और ये दोनों बेटा किसमें होंगे, ये दोनों आपके होंगे इन डीएनए। तो थाइमिन और साइटोसिन किसमें होगा, डीएनए में, और साइटोसिन एंड यूरेसिल किसमें होगा, आपके आरएनए में होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन है। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, क्यों, जिससे हम लोग मेनली किसको समझ सकें, डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन को समझ सके। ठीक है, हम इसको बहुत कोई ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने वाले, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, इसके क्लासिफिकेशन को, जो आपको किसमें हेल्प करे, मेनली डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो सर ये हमारे क्या हो गए, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आपका जो नाइट्रोजन क्षार है इसको हमने बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू हमने देख लिया। अब देखो हमने यहाँ नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा था आपका, पेंटोस शुगर। तो अब हम समझ लेंगे किसको बेटा, अब हम यहाँ बात करने वाले सेकंड नंबर पे पेंटोस शुगर की या पेंटोस शर्करा की। ठीक है, तो देखो पेंटोस देखो आपको दिख रहा है, पेंटोस मींस इसकी जो चेन होगी शुगर की या शर्करा की, जो ग्रुप की चेन होगी, इसमें कितने कार्बन होंगे, मेनली ओनली एंड ओनली 5 कार्बन होंगे। ठीक है, तो इट मींस वी कैन से दैट ये है 5 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन होंगे बेटा, यहाँ होंगे 5 कार्बन। देखो कैसे होंगे, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ बीच में O है, इसको हमने नेम दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और अब जो आपका 5th कार्बन है वो किस पे होगा बेटा, वो होगा अटैच 4th कार्बन से, और यहाँ एक होगा OH ग्रुप। यहाँ क्या होगा, OH ग्रुप होगा। एक इनमें OH होगा फर्स्ट पे, यहाँ सेकंड पे इसमें H होगा, क्योंकि यहाँ जो शुगर है डीएनए वो कैसे होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर यहाँ पे होने वाली है। इसलिए यहाँ जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है इस पे ओनली प्रेजेंट हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, जबकि आरएनए में सेकंड कार्बन पे भी क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, थर्ड पे OH और फिफ्थ पे OH। अगर हम लोग चाहें कि सर जो आपका पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम देखते हैं। यहाँ C तो कितने आपके 5 है, C5। अब हम काउंट करते हैं किसको, H को। देखो बेटा यहाँ एक वैलेंसी फ्री है, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया। ठीक है, 1 2 3 और एक H यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग H को काउंट करने बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कंप्लीटली कितने H होंगे, 10 होंगे। अब अगर हम यहाँ काउंट करें O को, तो देखो बेटा यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ केवल डिफरेंस किसका है, यहाँ पे सिर्फ O के नंबर कितने हैं, 4 है, C5H10O4। ये आपका क्या होगा, पेंटोज शुगर या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला होगा, जो किस में प्रेजेंट होती है, आपके डीएनए में उपस्थित होगी।
और बेटा यहाँ हम लोग थर्ड में किसकी बात करने वाले हैं, जहाँ हम बात करने वाले किसकी, फॉस्फेट ग्रुप या समूह की। तो देखो ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तीसरा क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप या समूह। अब देखो PO4-3 फॉस्फेट, ठीक है, ये आपका क्या है, फॉस्फेट समूह है जो केवल और केवल यहाँ पे क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है इनके लिंकेज में, इनके लिंकिंग में। और दूसरी बात, अगर डीएनए कैसा आपका अम्लीय हो तो उसके पीछे मेन रीजन किसका है, फॉस्फेट का। अगर डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है तो डीएनए अम्लीय नहीं होता। तो वी कैन से दैट ये है डीएनए के अम्लीय होने का, अम्लीय प्रकृति के होने का कारण क्या होगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप ही होगा। अगर डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट हो तो वो फिर अम्लीय नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएनए आपका कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होगा। तो रीजन क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ही उसका ओनली एंड ओनली रीजन है। अब हम लोग बात करने वाले इसके बारे में, सर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ और लिंकेज ऑफ बॉन्ड्स इन डीएनए। इसका जो हमारा डीएनए है उसमें कौन कौन से बॉन्ड या बंध बनने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें डीएनए में उपस्थित बंधों की, तो यहाँ सबसे पहला बंध होगा हाइड्रोजन बंध, या फिर इसको हम कह सकते हैं एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध या फिर एच बॉन्ड। देखो जो हमारे पहले क्या थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स थे, जो अपने नाइट्रोजन क्षार थे, जिनको हमने दो भागों में विभाजित किया था। पहला क्या था, प्यूरिन्स, और दूसरा था पिरिमिडिन्स। तो जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच में जो बंध बनने वाला है, मतलब दो प्यूरिन या दो पिरिमिडिन के बीच में जो बंध बनने वाला है, वो बंध कौन सा होगा, आपका हाइड्रोजन बंध वो होने वाला है। देखो जैसे कि हमने बात की थी AG और TC, इसमें आपके A और G तो क्या होंगे, प्यूरिन्स होंगे। A मीन्स एडेनिन, G मीन्स ग्वानिन, और वहीं T मीन्स थाइमिन और C मीन्स साइटोसिन। ये सब क्या होंगे, ये सब आपके होंगे बेटा पिरिमिडिन्स होंगे। तो जो आपका A है वो किससे बॉन्डिंग करने वाला है, T से। बेटा पूछते करेगा किससे, T से। तो A डबल बॉन्ड T, और वहीं क्या होगा G ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ जो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये किसके फॉर्म में है, ये है हाइड्रोजन बंध। मतलब सर जो एडेनिन है वो थाइमिन से करेगा डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड द्विबंध बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड किस नेचर का है, ये है हाइड्रोजन बंध है। वहीं जो ग्वानिन है वो करेगा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में, और ये भी क्या होगा, इसकी प्रकृति भी होगी वैसी हाइड्रोजन बंध वाली, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे की है, इसको हम क्या कहने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हम देखें कि सर इसके अलावा डीएनए में और कौन कौन से बंध होने वाले हैं, तो देखो जो अभी हमने ड्रॉ किया था किसका फॉर्मूला, पेंटो शुगर का, कुछ ऐसा फॉर्मूला था बेटा हमारा। ये देखो 1 2 3 4 और ये अपना नंबर 5। इस 5 पे OH था, फर्स्ट पे OH था, थर्ड पे OH प्रेजेंट था, यहाँ इन जगहों पे OH प्रेजेंट था। इट मीन्स जो आपका कार्बन नंबर 2 और 4 इन पे डायरेक्टली कोई OH बॉन्ड अटैच नहीं है, बाकी सब पे फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे इन सभी कार्बन में क्या अटैच था, आपका OH ग्रुप प्रेजेंट था। अब देखना बेटा, जो आपका पेंटो शुगर है या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसी शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट पे, किस कार्बन पे बेटा, इसके पहले कार्बन पे, अगर के फर्स्ट कार्बन पे हम लोग किसको जोड़ दें, किसी भी नाइट्रोजन क्षार को जोड़ दें। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हमने यहाँ जोड़ दिया नाइट्रोजन क्षार को। तो अब यहाँ जो ये बंध बना है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, ये होगा एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम होगा नाइट्रोजनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये है सेकेंड टाइप की बॉन्डिंग। अब जो आपके पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस, इनके बीच में जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, अगर हम इनकी बहुत सा बड़ा ग्रुप को हम अटैच कर दें तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ हमें मिलने वाला है न्यूक्लियोसाइड।
मतलब यहाँ हमें क्या मिलेगा सर, यहाँ हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, उनके बहुलक को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बन गए तो उनके बहुलक से क्या बनने वाला है बेटा, उनसे बनने वाला है आपका डीएनए। अब देखो सर, इसकी कहानी ये है, न्यूक्लियोसाइड से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, और फिर उन न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से क्या बनने वाला है, आपका डीएनए हमारा उससे बनने वाला है। देखो, लेट मी राइट दिस, जो आपका न्यूक्लियोसाइड है इससे बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से क्या बनने वाला है, आपका डीएनए बनने वाला है। ये हमारी बेसिक सी सीक्वेंस है, चेन है, इसे ऐसे ऐसे हमारे पूरे सीक्वेंस बनने वाले हैं। तो अब देखो बेटा, समझना क्या है कि सर हमारा डीएनए कैसे बन गया, और फिर उस डीएनए की रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण किस तरीके से होने वाली है, ये हमारा आज का मेन टारगेट है। ठीक है, देखो बेटा, हमने यहाँ डीएनए की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि सर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बने। देखो, पहले हमने बात की थी हाइड्रोजन बंध की, पहले हमने बात की है हाइड्रोजन बंध की है, फिर हमने यहाँ पे बात की किसकी, एन ग्लाइकोसिडिक बंध की, और अब हम यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। ठीक है, जो हमने यहाँ पे तीसरा नाम लिखा है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो बेटा ये कैसे बनता है, ये जो हमारा पेंटोज या राइबोज शुगर है, इस शुगर के कार्बन नंबर 5 पर, के कार्बन नंबर 5 पर क्या जुड़ जाए, आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, और यहाँ जो पहला था इनसे क्या जुड़ रहा था, इससे जुड़ जाए नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाए बेटा। और ऐसे ही ये जो बंध है, कौन सा बंध है, शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच में, इसको तो हमने नाम दिया था क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है बेटा, और यही जो ये बंध बन रहा है फॉस्फेट और 5th कार्बन के बीच में, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे इसमें दो मेन बॉन्डिंग तो ये होगी। ठीक है, और एक हमने सबसे स्टार्टिंग बात की थी किसकी, हाइड्रोजन बंध की हमने यहाँ पे बात की थी, वो किसके बीच में था, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के जो बीच में बंध होगा, मतलब दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य होने वाले बंध को हम क्या कहने वाले हैं, इसे बेटा हम लोग कहने वाले हैं हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ हमें मेनली ये 3 प्रकार के बंध पढ़ने हैं, जिनको हमने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में देख लिया है। अब हम क्या बात करेंगे कि सर जो हमारा डीएनए है वो क्या होगा, डबल होगा, हमारा डीएनए क्या होगा सर, वो डबल होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी सीक्वेंस कि ये डीएनए डबल कैसे होगा, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे हम बिल्कुल डिटेल में। ये सब हमने पढ़ा है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा है, क्योंकि ये सब आप क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। इसमें हमने कम से कम 4 से 5 दिन लगाए थे, जो एक्चुअल में है कितने दिन का, 1 दिन का। इसमें हमने इतना टाइम भी लगाया ताकि हम लोगों को बेसिक्स ढंग से समझ में आ सके, और ये आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इन डिटेल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए की प्रतिकृतिकरण। देखो बेटा, सबसे ज्यादा हम समझेंगे सर ये होता ही क्या है, ये क्या चीज है। देखो, मान लो आपके कहीं चोट लग गई, ठीक है, आपके मान लो यहाँ चोट लग गई, तो यहाँ की स्किन हट जाएगी, यहाँ की आपकी क्या हो गई, स्किन या त्वचा हट गई, स्किन रिमूव्स। अब आपका देखते हो कि सर कुछ दिन बाद में हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, नई त्वचा या नई स्किन बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नई कोशिकाएं बनी, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो गया, नई कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। तो देखो, जब हमारी क्या होगी, कोशिका नई बनेगी। देखो अब सुनना, अगर मैं आपकी बात करूँ कोशिका की, सपोज दैट ये अपनी क्या है, ये अपनी कोशिका है, इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, केंद्रक या न्यूक्लियस होगा। हाँ, क्या होगा, केंद्रक या न्यूक्लियस होगा। अब इसी केंद्र पर क्या होगा, डीएनए यहाँ पे उपस्थित होगा। और हमने भी सिस्टम में बोला बेटा कि अगर आपकी कोशिका मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उस जगह पे नई कोशिकाएं बनने वाली है।
वो कैसे बनेगी? कोशिका विभाजन के द्वारा, जो चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो जब आपकी कोशिका क्या होगी? विभाजित होगी, तो उस वक्त क्या होगा? उसमें डीएनए भी क्या होगा? डबल होगा। डीएनए भी क्या होगा? डबल होगा। इसी को डबल होने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन। तो बेटा हम लोग यहाँ से सिर्फ इतना समझ पाए अभी तक कि सर जब भी कोशिका विभाजन करती है तो उस समय उसमें जो डीएनए की मात्रा उपस्थित है, हमने क्या माना? सपोज दैट आपकी कोशिका है, यहाँ पे डीएनए की मात्रा कितनी हो? हमने माना सर की कितनी है? सी है। ये मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता मान लो, ठीक है। सी अमाउंट में यहाँ पे हमारे पास डीएनए उपस्थित है। अब जैसे ही क्या होगा यहाँ पे डीएनए प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा। प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा ये प्रक्रिया। तो फाइनली हमें यहाँ क्या मिलने वाला है? नया डीएनए। और अब डीएनए की मात्रा कितनी होगी बेटा? अब होगी 2C, मतलब पहले से क्या होगी? डबल होगी। पहले मात्रा थी C और अब कितनी हो गई सर? अब हो गई 2C। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा डीएनए है वो पहले से क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। और इस डबल होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृतिकरण। मतलब एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। अब हम क्या करेंगे? हम इस प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि सर इस प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीक्वेंसेस यहाँ पे होने वाली है, ठीक है बेटा। तो देखो हम लोग बात करते हैं किसकी? डीएनए प्रतिकृतिकरण की। तो देखो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले क्या बताया कि सर जब आपका जो डीएनए है, ये आपका मान लो बेटा से क्या होगा? डीएनए होगा। ये सब हम बातें क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ यहाँ डायरेक्टली इस सीधे टॉपिक पे आ रहे, ठीक है। वो हमने बेसिक्स यहाँ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? कि वो सब आप क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब माना क्या सर हमने कि ये सर हमारा क्या है? डीएनए है। ये हमारा क्या है सर? डीएनए है। अब इसमें क्या होगी? जब प्रतिकृतिकरण होगी तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा? इसका एक रज्जु खुलेगा। रज्जु कैसे खुलने वाला है, ठीक है बेटा। ये रज्जु की स्ट्रैंड यहाँ पे खुलेगा और अब यहाँ क्या होगा सर? यहाँ होगा नए डीएनए का निर्माण। जैसे यहाँ क्या होगा? ऐसे नए डीएनए का निर्माण होगा, ठीक है। ठीक बेटा, यहाँ सर हमारा नया डीएनए बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या सीखेंगे कि सर जो हमारा नया डीएनए बना है उसमें खास बात क्या है? इसे जब उसमें क्या था? ओल्ड या पुराना डीएनए, जो आपका ओल्ड डीएनए है उसका एक एक रज्जु, वन स्ट्रैंड या एक रज्जु क्या होगा? वो बेटा आपका एक रज्जु क्या होगा? यहाँ जाने वाला है, एक इसमें और एक इसमें। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सर जो डीएनए की प्रतिकृति होगी वो कैसे होगी? अर्ध संरक्षित प्रकृति की। इसको हम कह सकते हैं क्या? सेमी कंजर्वेटिव नेचर, या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षित प्रकृति। देखो अर्ध मीन्स आधा, संरक्षित मीन्स संरक्षित, मतलब आधा क्या है आपका? हाफ। कैसा होगा सर? आपका हाफ पार्ट होगा सेम और हाफ में क्या आएंगे? चेंज आएंगे। तो आपके हाफ पार्ट में क्या होंगे? कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे। अभी तक हम सिर्फ ये समझ पाए कि अर्ध संरक्षित प्रकृति का मतलब क्या है? जो आपका डीएनए है उसके दो रज्जु होंगे। कितने रज्जु होंगे? उसके दो रज्जु होंगे। और जब ये प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होगा तो दोनों रज्जु क्या होंगे बेटा? खुलेंगे, दूर दूर होंगे। और जब ये खुलेंगे तो दोनों रज्जु से क्या होगा? एक एक नया डीएनए बनने वाला है। तो यहाँ हम ये समझ पाए हैं कि सर नए डीएनए में एक रज्जु कैसा होगा? पैतृक हुआ, मतलब वो कहाँ से आएगा? आपके पेरेंट्स से आएगा। और बाकी के रज्जु क्या होंगे? एक एक रज्जु नए बनने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सर आधा पार्ट सेम है और आधा पार्ट नया बन गया। वही कहानी यहाँ पे थी, आधा पार्ट सेम था, आधा पार्ट नया बन गया। इसको हमने क्या बोल दिया? डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षित प्रकृति। कैसी हो? सेमी कंजर्वेटिव हो, ठीक है बेटा। तो इसके सपोर्ट में बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, बहुत सारे प्रयोग किए और उनको बताया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पढ़े तो हम लोग बेटा कल इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि सर जो आपके डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति है उसके प्रमाण में कौन कौन से प्रयोग हमारी बुक में है, ठीक है। तो आई होप बेटा जो आज हमने सेशन लिया है एक बहुत ही शॉर्ट सेशन था और इसमें हमने सब चीजें बिल्कुल शॉर्ट में समझी है, क्योंकि हमने क्लास में इतना वक्त लगाया है, इतना टाइम दिया चैप्टर को कि आपको सब कुछ वही याद होगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।